Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have started a new lesson that was Nazism and the rise of Hitler. नाजीवाद और हिटलर का उदय. उसमें हमने शुरुआत का कुछ केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था जिसमें ये दे रखा था कि किस प्रकार की कंडीशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और जर्मनी की डिफीट के बाद हुई, यानी वहां लोगों की मेंटेलिटी किस प्रकार, जिन्होंने खासकर हिटलर को सपोर्ट किया था उनके दिमाग में एक भय बना हुआ था कि व्हाट वुड बी हैपन विद देम इन फ्यूचर, के बाकी इनके साथ क्या होगा. अब उसके बाद जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1914 से 1918 और नवंबर 1918 में जब अलाइज ने सेंट्रल पावर को हरा दिया तो उसके बाद एक नई व्यवस्था जो जर्मनी के अंदर बनाएगी, दैट वाज कॉल्ड वेमार रिपब्लिक. एंड व्हाई इट वाज कॉल्ड वेमार रिपब्लिक? बिकॉज द पार्टिकुलर मीटिंग फॉर द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री और हाउ द कंट्री विल बी रन was decided in the Weimar by the National Assembly. That's why it was called Weimar Republic. वेमार में एक मीटिंग हुई थी, इसके बाद वहां की नई व्यवस्था जो लागू की जर्मनी में, उसके अनुसार इसको वेमार रिपब्लिक बोला गया. अब ये बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक किस प्रकार हुई इसकी? अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके अंदर जर्मनी वाज द पार्ट ऑफ द इन द वॉर ऑफ द सेंट्रल पावर्स एंड बेसिकली इट वाज सपोर्टिंग द ऑस्ट्रियन एम्पायर. जो ऑस्ट्रिया साम्राज्य था उसकी सहायता कर रहा था ऑस्ट्रिया, और ऑटोमन टर्की जिसको उस टाइम पर अगर आप सेंट्रल पावर देखेंगे उसका सहयोगी था. और दूसरी तरफ जो पावर थी वो मैंने पहले शुरुआत जब की थी लेसन की तब ये था अलाइज विच वर सेम इन द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर. दोनों फर्स्ट और सेकंड में दोनों में ही एक जैसे ही रहे. अगर हम बात करें उसमें कौन कौन से कंट्रीज थे, शुरुआत में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड लेटर जॉइंड बाय द अमेरिका. तो यही स्थिति यहाँ थी जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया. उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आना तो शुरुआत में इट गेन्ड, शुरुआत में उसको बेनिफिट हुआ एंड इट कंट्रोल्ड सम एरिया ऑफ फ्रांस एंड पोलैंड. फ्रांस और पोलैंड के कुछ हिस्से इसने अपने कब्जे में भी कर लिए. बट लेटर ऑन दे फील दैट द वॉर विल स्ट्रेच ऑन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन धीरे धीरे इनको महसूस हुआ युद्ध लंबा चलेगा एंड अल्टीमेटली व्हेन 1917 अमेरिका जॉइंड द अलायंस and ultimately became the major reason of defeat of the central powers. 1917 में अमेरिका की एंट्री हुई उसने अलायंस की तरफ से और उसके बाद सेंट्रल पावर की हार हुई. जैसे ही सेंट्रल पावर की हार हुई उसके बाद जो एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर, जो वहां सम्राट था, साम्राज्य था, राजा के दशा उसको खत्म कर दिया गया. अब पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, पार्लियामेंट्री फोर्सेस थी, जो संसदीय प्रकार की सरकार चाहते थे, उनको एक मौका मिला टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू पोलिटी, नया पॉलिटिकल सिस्टम जनरेट करने का, नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए जर्मनी के अंदर. तो वो व्यवस्था कहां गई? वेमार में. एक नेशनल असेंबली मिली. उन्होंने क्या किया? नेशनल असेंबली किस प्रकार की? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संवैधानिक जो हमारा संविधान होगा, किसी लोकतांत्रिक संविधान होगा. लोकतांत्रिक मतलब वेयर द पीपल हैव्स द पावर टू से, जहां लोगों को अधिकार होंगे. तो एक संविधान बनाया गया लोकतांत्रिक. फेडरल स्ट्रक्चर वुड बी देयर, उसमें संविधान के साथ ये भी गया फेडरल स्ट्रक्चर वुड बी देयर. फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? वेयर मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रेजेंट. जैसे भारत की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट देन स्टेट गवर्नमेंट, तो फेडरल सिस्टम वेयर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज देयर. तो ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास किया गया जर्मनी के अंदर. उसके बाद नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग कराई गई और नेशनल असेंबली के लिए डिप्टीज का इलेक्शन कराया गया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज. एक पार्टिकुलर एज के बाद महिलाओं को भी शामिल करते हुए वोट का अधिकार दिया गया और नई व्यवस्था की शुरुआत की गई. एंड द न्यू पार्लियामेंट व्हिच वाज मेड वाज कॉल्ड रिक्सटैग, जिसके लिए चुने गए वो रिक्सटैग था. एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जर्मन पार्लियामेंट? रिक्सटैग. अब जो समस्या आई वो क्या आई कि जैसे युद्ध खत्म हुआ था तो हमेशा जो हारता है उसके ऊपर और बर्डन, हारने वाले की तो एक तो वैसे ही युद्ध में हार गया उसके बाद सारा ब्लेम उसी पर आ जाता है कि इसकी गलती थी. वैसा ही किया गया अलायंस के द्वारा. सेंट्रल पावर के ऊपर सारी फोर्स लगा दी गई कि सारा कंपनसेट यहीं से किया जाए कि जितना नुकसान हुआ है. उसमें एक पीस ट्रीटी की वर्साइले के अंदर, वर्साइले जगह है वहां के ऊपर पीस ट्रीटी, शांति संधि की गई. उसके अंदर क्या क्या कंडीशन लगाई गई? देखो कितना बड़ा नुकसान जर्मनी को उठाना पड़ा. इट लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, ओवरसीज कॉलोनीज जहां दूसरी जगह पर इन्होंने कब्जा कर रखा था जो इनके हिस्से से चला गया, जिसमें 1/10 पार्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन, जर्मनी टोटल पॉपुलेशन का 10वां हिस्सा, यानी इतना बड़ा एरिया चला गया. इसके 10% लोग जितनी पॉपुलेशन इतना एरिया, 13% एरिया चला गया.
उसके बाद 75% द एरिया वेयर आयरन ओर इज फाउंड, जहां महत्वपूर्ण रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स की बात करें, मेटेलिक रिसोर्स की बात करें आयरन ओर की, तो 75% वो एरिया इसके अंदर की आयरन ओर का वहां माइनिंग होती थी, वो एरिया इनके हाथ से एलाइस के पास चला गया। 76% वो एरिया जहां कोयला मिलता था वहां, और अल्टीमेटली द एरिया राहिनलैंड अप टू 1920 तक राहिनलैंड, जो कि रिसोर्स रिच एरिया था। रिसोर्स रिच जैसे हम अगर भारत की बात है, छोटा नागपुर रीजन है जहां की मोस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर फाउंड, ऐसा इलाका था, वो भी अल्टीमेटली अलाइस के पास चला गया। और इस सब के लिए जर्मनी की जो पब्लिक थी उसने किसको जिम्मेवार माना? वेमार रिपब्लिक को, इस गणतंत्र को। जबकि इसको किसका पे करना पड़ रहा था? द लास्ट गवर्नमेंट, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने युद्ध लड़ा था, जो कि राजा था उसने युद्ध लड़ा था, उसका कंपनसेट करना पड़ा नई सरकार को, तो अल्टीमेटली ब्लेम किस पर आया? वेमार रिपब्लिक पर। इसलिए इसको ज्यादा सपोर्ट इसके लोगों की नहीं मिली उसके बाद में। अब इफेक्ट ऑफ द वार, इस युद्ध का असर क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार के अगर इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट क्या हुआ कि उसने बहुत इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा पूरे वर्ल्ड के ऊपर और बेसिकली यूरोप के ऊपर। यूरोप वाज द क्रेडिटर बिफोर दिस, इससे पहले तो यूरोप लोगों को उधार देने वाला, पैसे वाला कंटिनेंट था, लेकिन इस युद्ध में इतना नुकसान हुआ, इट बिकेम डेब्टर। इसको बाकी देशों से कंपनसेट करने के लिए पैसा लेना पड़ा, अपना वापस डेवलपमेंट करने के लिए पैसा लेना पड़ा। और ये सारा सबसे ज्यादा किसके ऊपर बढ़ना है? जर्मनी के ऊपर। जर्मनी के ऊपर बहुत भारी नुकसान उसको उठाना पड़ा। इसके ऊपर सारा जो भी ब्लेम था, उसके साथ साथ जो फाइनेंशियली जो बर्डन डाला गया जर्मनी के ऊपर डाला गया। और इसी की वजह से इनकी आलोचना हुई, खासकर उन लोगों की जो कि इस प्रकार की रिपब्लिकन गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले, चाहे कैथोलिक्स थे, चाहे सोशलिस्ट थे, चाहे डेमोक्रेट्स थे। उनको आसानी से, जो नेशनलिस्ट थे, कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट थे, उन्होंने टारगेट किया एंड दे वर कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। उनको नवंबर क्रिमिनल्स बोला गया। क्यों बोला गया नवंबर क्रिमिनल्स? क्योंकि हमने देखा 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार कब खत्म हुआ? नवंबर 1918 में खत्म हुआ था। और तब हमारे पास वर्साइले ट्रीटी गई थी, और वर्साइले ट्रीटी को किसने माना था? द न्यू वेमार रिपब्लिक, जो नई गवर्नमेंट आई जर्मनी, उसने माना था। और इस सब के लिए जिम्मेवार माना गया इस गवर्नमेंट को। इसलिए यहाँ के लोगों ने और खासकर नेशनलिस्ट, इन्होंने इतना ज्यादा विरोध किया, इसकी वजह से धीरे धीरे की सपोर्ट खत्म होती चली गई अप टू 1930 के आसपास तक। और उसके बाद जो मीडिया थी उसने भी किसको ग्लोरीफाई किया? द ट्रेंच लाइफ। सोल्जर्स को सिविलियन से ऊपर रखा गया कि नागरिकों से ज्यादा सम्मान सैनिकों का। और उसके बाद ये दिखाया गया कि युद्ध लड़ते हैं तो वहां किस प्रकार की कंडीशंस में, किस प्रकार बहादुरी से लोग लड़ते हैं। लेकिन वास्तविक अगर बात करें उन ट्रेंच लाइफ की, इट वाज द वर्स्ट वन। वो वर्स्ट वन थी क्योंकि साथ में ही सैनिक मरे पड़े हो, नो वन इज गोइंग टू टेक देम आउट। इतनी संख्या में लोग मारे गए, उनको वापस निकालना मुश्किल हो रहा था। एंड इवन दे वर रोटन और इटन बाय द रेड्स, कि वो सड़ रहे थे जो साउथ सैनिकों के। और उसके साथ साथ वहां जो चूहे हैं वो उनको कुतर रहे थे। तो ये हालत थी। लेकिन उसके बाद ग्लोरीफाई किया गया उनकी लाइफ को कि लोग ज्यादा मजबूत बने, बहादुर बने और आगे देश का सम्मान लौटाया जाए, इस प्रकार की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया गया नेशनलिस्ट के द्वारा। और यही एक मौका था जिसने कि हिटलर को आगे आने का एक अवसर प्रदान किया, क्योंकि वेमार रिपब्लिक को सारी जो कमियां थी उसके लिए जिम्मेवार ठहराया गया था। We are going to continue in the next class with the new topic. Thank you and have a nice day.